जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बिना ज़्यादा टेंशन लिए हुए जैसे आप लोग अपने सोर्स पे लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे ही करते रहिए। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, चाहे अभी 10-12 दिन जो एग्ज़ाम में रह गया है या फिर एग्ज़ाम वाले दिन भी। उसके पहले कैसे क्या क्वेश्चंस अप्रोच करना है उसके ऊपर हम लोग एक दिन बात कर लेंगे। अब देखिए, पिछला जो वीडियो है जुलाई क्विक करंट अफेयर्स करके ऐसे एक वीडियो बना था पार्ट 1, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। टू द पॉइंट हम लोग मंथ वाइज करंट अफेयर्स देख रहे हैं। कुछ 1-2 महीने का ऊपर नीचे एक पिछले महीने का भी आ जाए उसमें करंट अफेयर तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन सही हो जाए, बस कुल मिला के बात यही है। तो इस वाले पे ये दूसरा पार्ट है, इसको चलिए अच्छे से देखते हैं। अभी क्या हुआ है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जिसके बारे में बजट में भी बताया गया था, तो इसे 16 जुलाई 2025 जो ये 16 जुलाई था इसे स्वीकृत कर दिया गया है। तो 16 जुलाई डेट याद रखिएगा, कब इसे स्वीकृत किया गया है, अप्रूव किया गया है, 16 जुलाई। अब ये कितने वर्षों के लिए लागू होगा ये स्कीम, कितने वर्षों के लिए इसे अब स्वीकृत किया गया है, अप्रूव किया गया है, तो ये 6 वर्षों के लिए किया गया है। 16 जुलाई है, एक हटा दीजिए, 6 बचा, तो ऐसे याद कर लीजिए कि 6 वर्षों के लिए इस स्कीम को लागू किया जाएगा। हर वर्ष 24,000 करोड़ रुपया इस पे खर्च होगा और इसका लक्ष्य इस तरीके से है कि जो सबसे कम ऐसे ज़िले जहाँ 100 सबसे कम 100 ऐसे ज़िले जहाँ पर खेती बाड़ी अच्छे तरीके से नहीं हो रही है या फिर वहाँ पर जो भी मान लीजिए फसल उगाए जा रहे हैं, तो उनको सही से संरक्षित करके रखने में, भंडारण करने में, स्टोरेज करने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, वैसे 100 ज़िलों को चिन्हित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि 100 लो परफॉर्मिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, यानी कि 24,000 करोड़ के वार्षिक परिव्यय के साथ जो 100 कम प्रदर्शन वाले कृषि जिले हैं, उनको लक्षित करके, उनको टारगेट करके इस स्कीम को चालू किया गया है। तो ब्रीफ में देख लेते हैं। लगभग 1.7 करोड़ फार्मर्स, 1.25 करोड़ किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए 100 जिलों को देखा गया है। ये वो 100 जिले हैं जहाँ पर कृषि सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, यानी कि कहीं पे उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कम है, कहीं पर फसल हो रहा है तो उसके प्रॉपर भंडारण, स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। ऐसे करते हुए, ध्यान देते हुए 100 जिलों को लक्षित किया गया है, उनको टारगेट किया गया है। इसमें हर साल इस स्कीम योजना के तहत हर साल 24,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा 6 वर्षों के लिए। और ये जो आपका यही साल है 2025-26 का वार्षिक ये जो वित्त वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर, इसी से 6 वर्ष आप आगे देख लीजिए। तो कुल मिला के यही है हमारे स्कीम के बारे में। और इसे लागू कब किया गया है, कब इसे स्वीकृत किया गया है, तो 16 जुलाई को इसे स्वीकृत किया गया है। यही देखिए, यहाँ पर पीआईबी में ये फ़ोटो भी बना हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना पहली बार अनाउंस किया गया बजट 2025-26 में। 100 एग्रीकल्चर जिलों में इसे लागू किया जाएगा, 6 वर्षों के लिए इसे लागू किया जाएगा। स्वीकृत किया गया है इसे यहाँ पर 16 जुलाई को, जब जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। 24,000 करोड़ रुपया एनुअल आउटले है, यानी कि हर वर्ष 24,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। अब ये क्वेश्चन में आपसे ऑप्शन में कैसे खेल सकते हैं, ये आपसे बोल देंगे कि स्टेटमेंट में देखें कि 6 वर्षों के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस योजना पे, तो गलत हो गया, क्योंकि 6 वर्ष में 24 गुणे 6, आप ध्यान दीजिएगा, 1,44,000 करोड़, लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास का खर्चा आएगा इसमें 6 वर्षों में, और एक साल में 24,000 करोड़। और ये जो वित्त वर्ष है 2025-26 का, वहीं से इसे लागू किया जा रहा है। 1.7 करोड़ फार्मर्स को डायरेक्टली बेनिफिट होगा, यानी कि प्रत्यक्ष तरीके से 2.25 करोड़ के आसपास किसानों को इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। सीएम युवा कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया, यानी कि सीएम युवा सम्मेलन एवं एक्सपो का आयोजन किया गया। कहाँ पर हुआ था ये, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया, संपन्न हुआ। ये 30 जुलाई से 1 अगस्त तक चला है। अब इसका जो शुरुआत हुआ था वो 30 जुलाई को इसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। तो कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान ये सेंटर है, यहाँ पर हुआ था। डेट लगभग याद करिए। और कभी कभी ये क्या करते हैं, ये पूछ लेते हैं डेट के साथ में कि किसने उद्घाटन किया, तो हो सकता है यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का नाम दे दें, हो सकता है यहाँ पे राज्यपाल के बारे में लिख दें, हो सकता है राष्ट्रपति जी को एक ऑप्शन में लिख दें, या हो सकता है केंद्रीय गृह मंत्री, यूनियन होम मिनिस्टर जी को लिख दें, या फिर मुख्यमंत्री जी को लिख दें। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जहाँ पर आपको सीएम योगी आदित्यनाथ जी का नाम दिखेगा वो टिक कर दीजिएगा कि इन्होंने 30 जुलाई को उद्घाटन किया, शुभारंभ किया इस सीएम युवा कॉन्क्लेव एक्सपो का। और ये कहाँ पर हुआ है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, ग्रेटर नोएडा,
मतलब मान लीजिए कि अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा देने का चांस है, क्योंकि वहीं पर अधिकतर कॉन्क्लेव होता है। तो आपको लखनऊ को टिक करना है। और किसने शुभारंभ किया? तो योगी आदित्यनाथ जी का नाम उसमें टिक करना है। एक उत्तर प्रदेश कौशल मेला का आयोजन किया गया था 2025 में। ये कब किया गया था? देखिए, कौशल से जुड़ा हुआ है, तो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे जब मनाया गया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 15 जुलाई को ये मनाया जाता है। और इस बार का खास इसलिए भी है ये विश्व युवा कौशल दिवस, क्योंकि इसका 10वां एनिवर्सरी था। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे का ये 10वां एनिवर्सरी था, यानी कि 10वीं वर्षगांठ थी 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस का। और इसका थीम क्या था? यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स, यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से आप युवाओं का सशक्तिकरण करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे 15 जुलाई है और अभी हम लोगों ने ऊपर 16 जुलाई को क्या देखा? 16 जुलाई को एक दिन बाद हमें पता चलता है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुरुआत किया गया है, उसको अप्रूवल मिल गया है। तो 15 और 16 जुलाई आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रचंड शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज, प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास जो है ये मेरठ में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मेरठ में खड़गा कॉर्प्स फील्ड ट्रेनिंग एरिया, खड़गा कोर फील्ड प्रशिक्षण क्षेत्र। ये खड़गा का कॉर्प्स है, ये कोर लिखा हुआ है, कॉर्प्स फील्ड ट्रेनिंग एरिया है। कहाँ पर है? मेरठ में। तो मेरठ आपको पता होना चाहिए। किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में एक राम डिवीज़न है, उसी के द्वारा इसका एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जो है वो किया गया है। और इसका पर्पस क्या था? देखिए, पर्पस, इसका जो लक्ष्य था इस अभ्यास का, वो ये था उद्देश्य कि भविष्य में जो भी युद्ध होगा उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कैसे प्रयोग हो सकता है, किस तरीके से ड्रोन्स का प्रयोग किया जा सकता है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए, भविष्य के युद्ध को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर वॉर को ध्यान में रखते हुए ये प्रचंड शक्ति का युद्धाभ्यास किया गया है, सैन्य अभ्यास किया गया है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। गुजरात पहला राज्य बना है भारत का जो कि पहली बार कोई ट्राइबल का जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट को शुरू कर रहा है। तो भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरुआत गुजरात में हुई है। इसमें क्या है, सिंपल सा समझ लेते हैं। 2000 लोग हैं जनजातीय, आदिवासी, जनजातीय समुदाय और आदिवासियों के 2000 लोग हैं। इनके डीएनए को पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा। डीएनए में जब आप पढ़ेंगे तो जो बेस होता है उसके सीक्वेंस को समझा जाएगा। यही होता है जीनोम सीक्वेंसिंग। जीन्स को, सीक्वेंस को समझेंगे, उस पर रिसर्च होगा। तो ऐसा इस तरीके का किसी भी जनजातीय लोगों पर प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला राज्य बन चुका है गुजरात। इसके पहले किसी राज्य ने इस तरह का प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं की थी। तो ये आपके सामने इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। कौन सा वो पहला राज्य बना है जो कि ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि ई वोटिंग सुविधा को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो अपना पहला राज्य है बिहार। बिहार में ई वोटिंग की फैसिलिटी दी गई मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करके। देखिए, ई वोटिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। ऐसे मोबाइल निकालिए और कुछ चुनिंदा लोगों को ही ये सुविधा दी गई है। जैसे कि मान लीजिए 80 वर्ष से ऊपर आपकी उम्र है, आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप नहीं जा पा रहे हैं मतदान केंद्र तक, तो आपकी सुविधा के लिए कि वोट आप, अब ऐसा ना हो कि आप नहीं जा पा रहे हैं तो वोट भी ना कर पाएँ, तो वोट आप कर पाएँ, भले ही आप मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार नहीं, मतलब बिहार में जो चुनाव आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है म्यूनिसिपैलिटीज़ का, नगर निगम का और ग्राम सभा का। तो जो नगर निगम का चुनाव था वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है चुनाव आयोग के द्वारा। तो ये बिहार पहला राज्य है जिसने इस तरह की फैसिलिटीज़ दी है मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू। मोबाइल एप्लीकेशन में आप जाइए, वोट करिए और आपको बिना मतदान केंद्र गए हुए जिनको भी वोट देना है आप दे सकते हैं। ये वोटिंग सुविधा, ई वोटिंग सुविधा की शुरुआत बिहार से हुई है। कब हुई है ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ दे। तो 28 जून है। बस एक बार ऐसे ही देख लीजिएगा कि अच्छा 28 जून को ये इस तरह से कुछ हुआ था। 5 साल का अग्रीमेंट साइन हुआ है डीएपी फर्टिलाइजर के लिए। डीएपी उर्वरक के लिए 5 वर्ष का समझौता हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है, सिंपल समझते हैं। भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में 5 वर्ष का अग्रीमेंट या 5 वर्ष का डीएपी उर्वरक को अपने देश में आयात कराने के लिए एक समझौता
हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है समझौते पर। इसके तहत क्या होगा, ये इसी वर्ष का जो 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर है, वित्त वर्ष है, इसी वर्ष से ये समझौता लागू होगा। इसके तहत 3.1 मिलियन मेट्रिक टन डीएपी जो है दूसरे नंबर पे सबसे खपत होने वाला ये खाद है। पहले नंबर पे यूरिया है, दूसरे नंबर पे डीएपी है, डाई अमोनियम फॉस्फेट इसको हम लोग बोलते हैं। ये भारतीय कंपनियां कुछ हैं, उनको प्रति वर्ष 3.1 मिलियन मेट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति की जाएगी सऊदी अरेबिया की कंपनी के द्वारा। डीएपी का फुल फॉर्म क्या है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं इसको। एक तरह का ये केमिकल फर्टिलाइजर यानी कि रासायनिक उर्वरक है, जिसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस इसमें P2O5 का मतलब हो गया कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, 5 ऑक्सीजन के साथ इसके मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा आपका फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। नहीं भी इतना ध्यान रखना है, कोई बात नहीं, दिमाग पे मत जोर डालिए। 46% के आसपास फॉस्फोरस है, 18% के आसपास नाइट्रोजन है। इतना भी नहीं याद रखना है, तो कम से कम ये समझ के एग्जाम में चले जाइएगा कि इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों होते हैं। पोटेशियम आपको दिख रहा है कहीं पे, बहुत कम मात्रा में। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ही इसमें मुख्य दो घटक हैं, इसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट है, एलिमेंट है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में द रेजिस्टेंस फ्रंट जो TRF है उसे फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। डेट हो सकता है कि आपसे पूछ दें कि कौन से डेट को हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि ये 17 जुलाई को हुआ है। तो 15-16 जुलाई मैंने ऊपर आप लोगों को बताया क्या क्या था, और नीचे है 17 जुलाई। 15 जुलाई को क्या था, CM युवा कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई थी लखनऊ में, या कुछ और था? CM युवा कॉन्क्लेव की शुरुआत नहीं की गई है, कुछ और था, उसको ध्यान रखिएगा। और 16 जुलाई को क्या था, 16 जुलाई को 6 वर्ष के लिए किसान लोगों के लिए कोई स्कीम को लागू किया जा रहा है, क्या नाम है ऊपर देख लीजिएगा। और 17 जुलाई को यूनाइटेड नेशंस ने रेजिस्टेंस फ्रंट फॉरेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसको बोल दिया है कि अब ये विदेशी आतंकवादी संगठन है। किसको? द रेजिस्टेंस फ्रंट को। चलिए एक बार तीनों डेट देख ही लेते हैं ताकि आप लोगों का भी जल्दी से रिवीजन हो जाए। तो अगर आप लोग डेट देखेंगे ऊपर जो जो हम लोग ने देखा, देखिए यूपी का कौशल मेला, यूपी का कौशल मेला भले ही 30 जुलाई को उद्घाटन किया गया, लेकिन 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये 15 जुलाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10वां वर्षगांठ था इसका। और यहाँ पर आप देखेंगे CM युवा कॉन्क्लेव, CM युवा कॉन्क्लेव जो है वो 30 जुलाई को उद्घाटन किया गया है। और यूपी कौशल मेला अगर आप देखेंगे तो ये आयोजित किया गया था वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, जो कि आपका 15 जुलाई को पड़ता है। 16 जुलाई का हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, इसको अप्रूवल दे दिया गया, स्वीकृत कर दिया गया इस योजना को 6 वर्ष के लिए। और लास्ट में अभी जो हम लोगों ने जस्ट पढ़ा वो ये कि 17 जुलाई को इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है, द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को, यूनाइटेड स्टेट्स ने। कैलाश मानसरोवर की यात्रा देखिए शुरू हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पास है जो कि आपको जाके मैप में देखना है, एक नाथुला पास है, नाथुला, और दूसरा है लीपू लेक। लीपू लेक जो है वो आप नेपाल, भारत में उत्तराखंड और तिब्बत यानी चाइना, उसके तीनों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। और जो नाथुला पास है वो भारत, सिक्किम और तिब्बत के ट्राई जंक्शन के पास में है। भारत, सिक्किम तो अपना ही है, भारत और मतलब सिक्किम और आपका ये तिब्बत, ये दोनों है, ट्राई जंक्शन नहीं है, माफ़ करिएगा। तिब्बत और सिक्किम यानी कि भारत उसके बिल्कुल बॉर्डर पर है। बगल में भूटान थोड़े दूर पर पड़ता है, बट फिर भी 2 ही लोगों के बीच में। नाथुला पास से आप तिब्बत जा सकते हैं, चाइना जा सकते हैं। वो थोड़ा दूर पड़ता है क्योंकि वो सिक्किम के बगल से है, फिर ऐसे सिक्किम के बगल से घूम के आप वापस पहुंचेंगे, लीपू लेक से आप तुरंत पहुंच जाएंगे। पहले मैप दिखा देते हैं फिर चर्चा बताते हैं। देखिए ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए उसमें जोड़ दिए हैं एक्स्ट्रा। यहाँ से जैसे आप उत्तराखंड बॉर्डर से जा रहे हैं, और एक बात याद रखिएगा, चाहे लीपू लेक हो चाहे आपका नाथुला हो, दोनों मोटोरेबल पास हो चुका है, यानी कि गाड़ी के साथ आप रोड पे, वहाँ तक रोड बन चुका है, आप अपने गाड़ी के साथ जा सकते हैं, जो भी गाड़ी अलाउड हो, बाइक हो या जो भी ले जा रहा हो, लेकिन आप गाड़ी पे बैठ के जा सकते हैं। तो ये लीपू लेक पास है। लीपू लेक पास से देखिए आप तुरंत आगे चले गए, ये राक्षस ताल है, ये लेक मानसरोवर है। मुश्किल से लेक मानसरोवर से 15-20 किलोमीटर पे सामने माउंट कैलाश है, कैलाश पर्वत आपको देखने को मिलेगा, माउंट कैलाश। और जो भी लोग लेक मानसरोवर तक, मानसरोवर झील तक पहुंच जाते हैं, उनको कैलाश पर्वत का दर्शन हो जाता है। फिर वो कैलाश के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनको दिख जाता है वहीं से।
अब देखिए इसमें हमें इम्पॉर्टेंट क्या है, कोविड-19 के बाद और एलएसी पे जो लड़ाई हुई थी, झड़प हुई थी भारत और चाइनीज़ आर्मी के बीच में, उसके बाद ये लगभग ये इस यात्रा को बंद कर दिया गया था। और पिछली बार कजान रशिया में जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, मैंने आप लोगों को ब्रिक्स के ऊपर भी बताया हुआ है कि कौन कौन सा लेटेस्ट होना है और हुआ है, आगे होगा और अभी हुआ है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो। तो ब्रिक्स का जो मीटिंग हुआ था कजान में, उसके बाद से फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू कर दिया गया है। जो ये मानसरोवर झील है, लेक मानसरोवर, इसको जो है लोकल भाषा में मापम युम्त्सो कहते हैं। क्या बोलते हैं? मापम युम्त्सो। याद रखिएगा, मापम युम्त्सो। और ये लगभग कितनी हाइट पर है? 4600 मीटर की हाइट पर है, 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें कैलाश पर्वत की, तो माउंट कैलाश पर्वत की जो हाइट है वो 6638 मीटर के आसपास है। अब इसमें वो आपसे खेल ऐसे लिख सकते हैं कि माउंट कैलाश इज़ मोर देन 6000 मीटर, मतलब कैलाश पर्वत की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 6000 मीटर से ऊपर है। तो बिल्कुल ठीक है, 6000 मीटर से ऊपर है। अब वो लिख देंगे 7000 मीटर के ऊपर है, तो गलत है। ऐसे याद करेगा कि 6600 के आसपास कुछ पढ़ा था मैंने, एग्जैक्ट याद हो गया 6638 मीटर, 6638। तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है कोई बात नहीं, 6600 के आसपास याद करके 6500 मीटर से थोड़ा ही सा ऊपर था, ये याद कर लीजिएगा। एग्जाम में इतना ही आ गया तो काम आपका हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर्स है जुलाई मंथ का, इनको आप देख लीजिएगा। अब जून मंथ का हम लोग देखेंगे, फिर भी जुलाई का या किसी और का लास्ट में क्या होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट वाले और करंट अफेयर जो होंगे उनको मिक्स्ड भी आप लोगों को करा देंगे। तो फिलहाल जो है ये जुलाई का जो है पिछला वीडियो और ये दोनों का कंबाइंड पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर देंगे आज। पहले ये इंडिविजुअल वाला अलग अलग पढ़ लीजिए, फिर एक साथ कर देंगे। वीडियो भी एक साथ बाद में कर देंगे, तो आपके लिए रिवीजन करना काफ़ी आसान होगा। छोटा छोटा वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।